नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सलेंस ऑनलाइन बैचेस पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। आज हमारी YouTube पर दूसरी क्लास है। किसी कारणवश से हम पहली क्लास जो कल मुझे लेनी थी, उसे हम नहीं ले पाए थे। उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। तो आगे आज हम दूसरी क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। तो आज हम दूसरी क्लास उसके आगे से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने अब तक पढ़ लिया है। तो पहली क्लास में अब तक हमने क्या पढ़ा है भाई? आइए इसको पुनः हम इसको रिवीजन कर देते हैं। तो पहली क्लास में हमने देखा था कि हमारे जो विज्ञान की शुरुआत होती है वह ब्रह्मांड के निर्माण के साथ ही हो जाती है। जब आप ब्रह्मांड का अध्ययन बिल्कुल ध्यान से करेंगे तो आप पाएंगे कि ब्रह्मांड मुख्यतः तीन चीजों से मिलकर बना होता है: द्रव्य, समय और ऊर्जा। द्रव्य के बारे में बताया जा चुका है भाई। ऐसी कोई भी चीज जिसमें भार हो और वह स्थान घेरे उसे हम द्रव्य कहेंगे। तो जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वहां पर द्रव्य आपके दो प्रकार को देखने के मिलेंगे। एक जैविक द्रव्य और दूसरा होता है अजैविक द्रव्य। जैविक द्रव्य ऐसा द्रव्य जिसमें जीवन पाया जाता हो या सजीवों का द्रव्य हो, उसे हम क्या कहेंगे? जैविक द्रव्य कहेंगे। और जैविक द्रव्य के अंतर्गत विज्ञान की जिस शाखा का हम अध्ययन करते हैं उस शाखा को हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान को आगे जाकर के विज्ञान की दो प्रमुख शाखाओं जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में वर्गीकृत किया गया है। और जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वह अरस्तु को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी प्रमुख पुस्तक हिस्ट्री ऑफ एनिमिलिया में 550 से अधिक जानवरों के बारे में उल्लेख किया है, उनकी बीमारियों के बारे में उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं थियोफ्रेस्टस को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी प्रमुख पुस्तक हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम में 550 से अधिक पौधों के बारे में उल्लेख किया है। तो आइए एक चीज और समझ लेते हैं कि जैविक और अजैविक द्रव्य, इसके बारे में भी थोड़ा और विस्तृत थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। मुझे लगता है इसके बारे में कुछ और चर्चा की जा सकती है। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो मेरे में भी भार है, मैं भी स्थान घेरता हूं, यानी मैं भी एक द्रव्य हूं। और मेरे हाथ में जो यह स्मार्ट पेन है इसमें भी भार है और यह भी स्थान घेरती है, इसलिए यह भी एक द्रव्य है। किंतु दोनों द्रव्य जो हैं आपके बिल्कुल अलग हैं। कारण क्या है? मैं जैविक द्रव्य कहलाऊंगा। क्यों जैविक द्रव्य कहलाऊंगा? क्योंकि मैं सजीव हूं, मैं स्वेच्छा से कहीं आ जा सकता हूं, मैं सोच सकता हूं, विचार सकता हूं और कुछ भी निर्णय ले सकता हूं। हमारे भीतर संवेदनाएं पाई जाती हैं, हम सुख दुख का अनुभव करते हैं, हम लोग के भीतर बुद्धि पाई जाती है, किंतु ऐसा अजैविक द्रव्य के भीतर देखने को नहीं मिलता। जैविक द्रव्य वे होते हैं जिसमें श्वसन की प्रक्रिया होती है, पोषण की प्रक्रिया होती है, उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है और इनमें अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। किंतु जो अजैविक द्रव्य होते हैं ऐसी कोई भी प्रक्रियाएं इनके भीतर नहीं पाई जाती हैं। तो इसलिए मैं क्या कहलाऊंगा? एक जैविक द्रव्य कहलाऊंगा, जबकि ये जो पेंसिल है आपकी क्या कहलाएगी? अजैविक द्रव्य कहलाएगी। तो इसके आगे आगे देखते हैं भाई। तो अजैविक द्रव्य, तो अजैविक द्रव्य यानी निर्जीवों का द्रव्य जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है उसे हम अजैविक द्रव्य कहेंगे। और अजैविक द्रव्य के अंतर्गत विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं होती हैं, दो प्रमुख, एक भौतिक विज्ञान होती है, दूसरा आपका रसायन विज्ञान होती है। यदि मैं भौतिक विज्ञान की बात करूं तो जैसे मेरे हाथ में पेंसिल है भाई, तो यह पेंसिल है, तो इसको हमने उठाया तो इसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान है। जब हमने इसको ऊपर लिफ्ट किया तो मैंने इस पर बल लगाया और बल के प्रभाव से इसकी स्थिति में क्या हो रहा है भाई? परिवर्तन हो रहा है। तो बल के प्रभाव से यदि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो उसको हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं।
अच्छा, इसी पेन को जब हमने ऊपर उठाया तो कितना कार्य किया, हमने आपसे पूछा, तो आप कहेंगे कि धरातल से इसको हमने जितनी ऊंचाई तक उठाया है, यदि इसका द्रव्यमान m हो, यदि इस पेंसिल का जो द्रव्यमान m हो, तो जो किया गया कार्य होगा वह mgh के बराबर होगा। यदि मैं इसी पेंसिल को खींच के मारूं या फेंकूं, तो फेंकते ही इस पेंसिल में क्या आ जाएगा भाई, वेग आ जाएगा। और वेग के कारण ही जो पेंसिल मेरे हाथ में स्थिति के विशिष्ट स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा के रूप में थी, इसी पेंसिल में गति आने के कारण यह गति ऊर्जा में क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी द्रव्य के जो बाहरी गुणधर्म का अध्ययन होता है वह भौतिक विज्ञान कहलाता है। यानी इसका द्रव्यमान कितना था, जब हमने इसको उठाया तो बल लगाया, और बल के प्रभाव से इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ तो कार्य हुआ। अब कार्य हुआ तो बिना ऊर्जा के तो कार्य हुआ नहीं होगा भाई, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। या कोई भी वस्तु से यदि किसी प्रकार का कोई कार्य हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसके भीतर किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा अवश्य होगी। यानी पदार्थ के जो बाहरी गुणधर्म का जो अध्ययन होगा उसी को हम क्या कहेंगे, भौतिक विज्ञान कहेंगे। यानी भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो द्रव्य, ऊर्जा और द्रव्य और ऊर्जा के बीच होने वाली अन्योन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो इस दौरान कौन कौन सी अन्योन क्रियाएं हुई भाई, तो पहली स्थिति में जब इसको हमने लिफ्ट किया तो बल लगाया, तो अन्योन क्रिया में क्या हो जाएगा, बल हो गया। बल के प्रभाव से स्थिति में परिवर्तन हुआ तो वह स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। यानी यह सारी चीजों का अध्ययन किसके अंतर्गत आएगा, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आएगा। अब जब यह कार्य हुआ तो जैसे ही हमने इस स्मार्ट पेन को जैसे ही फेंकेंगे तो इसमें गति होगी भाई, तो यही गति कारण जो ऊर्जा का क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है, परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यानी यह किसमें परिवर्तित हो जा रही है, फेंकते ही गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जा रही है। तो कुल मिलाकर भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो द्रव्य, ऊर्जा, कार्य, बल और इनके बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कराती है। अब मैं यदि रसायन विज्ञान की बात करूं तो इसी में स्मार्ट पेन को मैं दोबारा देखना शुरू करता हूं। मैं ये सोचूं कि जो स्मार्ट पेन है यह किससे मिलकर बना है भाई, इसका संगठन क्या है। संगठन की चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं भाई। यानी यह किससे मिलकर बना है, यानी इसके जो परमाणु हैं आपस में कैसे जुड़े हैं। यदि मैं इसको अम्ल के भीतर डालूंगा तो क्या होगा, क्षार के भीतर डालूंगा तो क्या होगा, यदि मैं इसको जलाऊंगा तो इस मार्कर में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो वह सारा परिवर्तन ही क्या कहलाएगा, रसायन विज्ञान कहलाएगा। यानी मैं अब किसके बारे में बता रहा हूं, इस मार्कर के आंतरिक गुणधर्म के बारे में बता रहा हूं। यानी किसी भी पदार्थ के जो आंतरिक गुणधर्म का अध्ययन होता है वह रसायन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। यानी इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं भाई रसायन विज्ञान की विस्तृत। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए जो भौतिक विज्ञान के जनक हैं वह अल्बर्ट आइंस्टीन और गैलीलियो को माना जाता है, आधुनिक भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन सर को भी माना जाता है। देखिए जो प्रारंभिक जो भौतिक के क्षेत्र में जो प्रमुख योगदान था वह सर आइजैक न्यूटन का था, किंतु जैसे ही जब आधुनिक भौतिकी की बात की जाती है तो इस उस क्षेत्र में अल्बर्ट आइंस्टीन और गैलीलियो ने अहम योगदान दिया है। इसलिए भौतिक विज्ञान का आप जनक न्यूटन को भी मान सकते हैं और आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक आप अल्बर्ट आइंस्टीन और गैलीलियो को भी मान सकते हैं भाई। तो आते आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग। आगे आपका है रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान के जो जनक है वह एंटोनी लॉरेंट लैवाजियर को माना जाता है और इन्हें लैवासिये के नाम से भी पुकारा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि रसायन विज्ञान के जनक यानी लैवासिये हैं, तो इन्होंने रसायन के क्षेत्र में कुछ प्रमुख कार्य किया गया होगा, प्रमुख कार्य किया होगा, इसीलिए इनको रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। तो आइए इनके कुछ प्रमुख कार्यों को देखते हैं जिसके कारण इनको रसायन विज्ञान का पिता माना जाता है। तो आते हैं भाई इनके योगदानों को देखते हैं हम। चलिए,
तो ऊपर की हेडिंग में हम देख सकते हैं कि लयवासीय का रसायन के क्षेत्र में योगदान, यानी लयवासियों को रसायन विज्ञान का जनक क्यों माना जाता है। देखिए, इन्होंने तत्व की परिभाषा को प्रयोगों द्वारा सत्यापित किया। पहला, तत्व की परिभाषा को प्रयोगों द्वारा सत्यापित किया। तो देखिए, शुरू में यह कहा गया था कि तत्व को एक ही परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और तत्व को किसी अन्य परमाणुओं में बदला या तोड़ा नहीं जा सकता है। तो इसको केवल बताया गया था भाई, और इसको जो बताया गया था तो इसको प्रयोगों द्वारा परिभाषित नहीं किया गया था। तो सर्वप्रथम इसको परिभाषित करने का काम लहवासिय सर ने किया था। दूसरा, इनका क्या प्रमुख योगदान है भाई, तत्व को रासायनिक विधियों द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता, यानी तत्व एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा बने होते हैं और तत्व को आप एक परमाणु से दूसरे परमाणु में नहीं बदल सकते। मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि सोना है तो सोने के भीतर केवल सोने के परमाणु होंगे, आप उसे किसी भी विधि से लोहा अथवा चांदी के परमाणु में नहीं बदल सकते। या लोहे के भीतर केवल लोहे के परमाणु हैं, आप उसको रासायनिक विधियों द्वारा किसी भी अन्य प्रकार के परमाणु में बदल नहीं सकते। इनको सर्वप्रथम सर लैवासिए सर ने बताया था। और जो तत्व को धातु और अधातु में जो वर्गीकृत करने का काम था वह सर आपने पहले किया था। इसके अलावा तत्व आपस में अभिक्रिया कर यौगिक बनाते हैं, इसके बारे में भी सर्वप्रथम लैवासिए सर ने ही बताया था। इसके अलावा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसके अलावा जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य नष्ट नहीं होता है, इसके बारे में भी सर्वप्रथम लैवासिए सर ने बताया था और इसको प्रयोगों द्वारा सिद्ध भी किया था। जैसे आज के समय में हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं तो ये कहते हैं ना कि अभिक्रिया से पहले जितना अभिकारी पदार्थ का द्रव्यमान होना चाहिए, अभिक्रिया के उपरांत भी पदार्थ का द्रव्यमान उतना ही होना चाहिए। तो इसको सर्वप्रथम प्रयोगों द्वारा सर लैवासिए ने ही समझाया था। इसके अलावा दहन में ऑक्सीजन की भूमिका की खोज, ऑक्सीजन की खोज जो थी वह सर क्रिस्टले ने की थी, किंतु ऑक्सीजन के जो गुणों की व्याख्या थी वह सर लैवासिए ने इसके बारे में बताया था। इसके अलावा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की पहचान और नामकरण करने का काम आपने ही सर पहले किया था। इसके अलावा आधुनिक नामकरण की जो आईयूपीएसी पद्धति है भाई, जो लिखी जाती है, इसकी जो नींव थी, जो प्रारंभिक धारणा थी, जो प्रारंभिक योगदान था, वह सर के द्वारा ही दिया गया था। और देखिए, जैसे एक चीज हमने जैसे चर्चा की, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यहां पर हमने क्या लिखा है भाई, जिसके प्रभाव से यौगिक को गुणात्मक से मात्रात्मक में बदला जा सका। देखिए, इससे पहले जो रसायन विज्ञान का जो क्षेत्र था उसको केवल गुणात्मक क्षेत्र माना जाता था। इसका मतलब क्या है भाई, इसको हम एक अभिक्रिया समझेंगे कि गुणात्मक का मतलब क्या होता है और मात्रात्मक का मतलब क्या होता है। जैसे मैं यहां पे एक रिएक्शन लिख रहा हूं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो इससे पहले यह माना जाता था कि जो कार्बन से ऑक्सीजन की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है वह नए गुणधर्म वाला है। किंतु इसको मात्रात्मक में बदलने से क्या तात्पर्य है, तो उन्होंने यह बताया कि कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में संयोग करके जो भी पदार्थ बनाएंगे उनका जो द्रव्यमान होगा वह इन दोनों अभिकारी पदार्थों के द्रव्यमान के बराबर होगा। इसी प्रकार कुछ और एग्जाम्पल पर आते हैं भाई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके जल बनाते हैं भाई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके क्या बना रहे हैं, हमारे जल बना रहे हैं। तो देखिए, शुरू में तो केवल इनके गुणात्मक गुणधर्म का अध्ययन किया जाता था, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके जल बनाए, किंतु उन्होंने इसको मात्रात्मक रूप में कैसे परिवर्तित किया, और उन्होंने यह भी कहा था कि जब भी पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं
तो जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्य नष्ट नहीं होता है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करके जल बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें द्रव्य की बिल्कुल भी क्षति नहीं होनी चाहिए। किंतु हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के यहाँ परमाणुओं की संख्या 2 है और यहाँ पर कितनी है, 1 है। यानी यह केवल सूत्र है, यह केवल जल के गुणात्मक के बारे में बता रहा है भाई। जल की प्रकृति क्या है, जल कैसा होता है भाई, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। जो जल का गुणधर्म होता है वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुणों से क्या है भाई, भिन्न है। यह इसके मात्रात्मक के बारे में बिल्कुल भी नहीं बता रहा है और इसी की व्याख्या सर लेवासिए ने की थी। और इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि जो ऑक्सीजन कि जो परमाणुओं की संख्या 2 है और यहाँ पर 1 है भाई, इसका मतलब यह है कि जाहिर सी बात है कि यह जो अभिक्रिया लिखी गई है वो पूरी तरीके से मात्रात्मक रूप में संतुलित नहीं है। यानी यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 1 है तो इसे संतुलित करने के लिए भी हमें क्या करना होगा भाई, 1/2 से मल्टीप्लाई कराना होगा। यानी यह जो अभिक्रिया है यह मात्रात्मक गुण को भी अब क्या कर रही है, प्रदर्शित कर रही है। इससे पहले वह केवल किसके बारे में बता रही थी, केवल गुणात्मक गुण के बारे में बता रही थी। तो आज हम लोग की जो विज्ञान की परिचय की क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, यानी रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। और जैसे ही यह लेक्चर समाप्त होता है उसके बाद कक्षा 12वीं की क्लास को हम तुरंत ही स्टार्ट कर देंगे। और मेरा यह प्रयास रहेगा कि आपका जो बोर्ड परीक्षा आते आते आपकी पूरी जो कोर्स है उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट किया जा सके। तो चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद।